मधु मानस की बड़ी बहन थी और माता पिता के गुजरने के बाद मानस की सारी जिम्मेदारियां मधु के ऊपर आ गई थी, क्योंकि मानस उस वक्त छोटा ही था और उन जिम्मेदारियों को मधु ने बखूबी निभाया भी था, जिसका एहसास मानस को भली भांति था। अब मानस की शादी हो चुकी थी और इस शादी की वजह से मानस और उसके बहन के रिश्तों में दूरियां आने लगी थी, जिसे कि मानस और मधु दोनों ही महसूस कर रहे थे। भाभी, अपने घर नहीं बुलाना हो तो मत बुलाए, पर कम से कम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम तो मत लगाइए। ननंद मधु गुस्से में अपनी भाभी भारती से बोली। क्यों क्यों ना इल्ज़ाम लगाऊं मैं? मेरे सोने की चेन अब तक ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थी, तुम्हारे आने के बाद ही गायब हुई है, तो क्या मतलब समझूं मैं इसका? भारती गुस्से में बोली। भाभी, भला मैं अपने मायके में ही आकर चोरी करूंगी क्या? माना कि गरीब हूँ, लेकिन कम से कम स्वाभिमानी हूँ, मधु ने कहा। अरे, बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग। तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं होता। सोने की चेन दिखी नहीं कि मुंह में लालच का पानी भर गया। चुपचाप मेरी चेन मुझे वापस दे दो। भारती चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी, मेरे अलावा यहाँ आपके मायके वाले भी तो आए हुए हैं, यह इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों? एक बार उनको भी तो चेक करके देखो, मधु ने कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हें बुलाकर ही गलती की मैंने, तुम मेरे ही मायके वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगी। खबरदार, एक भी शब्द उनके लिए मुंह से निकाला तो। भारती उसे लताड़ते हुए बोली। भारती, कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बहन से? भूलो मत, ये इस घर की बेटी है और तुम उन पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। अचानक मानस ने कमरे में आते हुए कहा। हाँ, नहीं भूली हूँ मैं, लेकिन ये भी तो मेरे परिवार वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मैं तो उसे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा ही प्रेम उमड़ा था अपनी बहन के लिए। भारती मानस के सामने ही हो गई। बस करो भारती, मेरी बहन गरीब ज़रूर है, पर स्वाभिमानी है। कम में जीवन गुजार लेगी, लेकिन चोरी नहीं करेगी। तुम उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत कर रही हो। अभी माफ़ी मांगो उनसे। मानस ने भारती से कहा। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली तुम्हारी बहन से। इससे कहो कि अभी के अभी चली जाए यहाँ से। मेरे घर में मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज पूरे खुशी के माहौल को ख़राब करके रख दिया इसने, भारती चिल्लाते हुए बोली। क्यों चली जाए यह यहाँ से? इस घर पर इसका भी हक है। आखिर इसकी मेहनत और दुआओं का ही असर है कि आज हमारे पास अपना घर है, मानस ने भी गुस्से में कहा। तो फिर ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। तुम रहो अब यहाँ अपनी इस चोर बहन के साथ, भारती ने कहा। तो मधु ने उसे रोका। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? ये आपका घर है, भला मैं आपके घर को क्यों तोड़ूंगी? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, कहकर मधु वहाँ से जाने लगी। तो मानस ने उसे रोका, पर मधु रुकी नहीं और वहाँ से चली गई। मधु के जाते ही मानस चुपचाप कमरे से बाहर आ गया, पर भारती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी जीत जो हुई थी। आखिर वो भी तो चाहती थी कि मधु का मायका खत्म हो जाए, और मधु इतनी स्वाभिमानी थी कि आज के बाद वो कभी घर में आएगी भी नहीं। इसलिए भारती बहुत खुश थी। दरअसल भारती एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी शादी मानस के साथ हुई थी, जिसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मानस के माता पिता का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। उसकी बड़ी बहन मधु ने ही उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। मधु और उसका पति एक कारखाने में काम करते थे और मिलकर दोनों अपने बच्चे और मानस को पालते थे। मानस भी पढ़ने में अच्छा था। आखिर पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तो उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से मानस को भारती पसंद आई थी। मानस की पसंद का सम्मान करते हुए मधु और उसके पति ने उसका विवाह भारती से करवा दिया था। शादी के बाद मानस भी किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। मधु वहीं उससे मिलने आ जाया करती थी, पर भारती को मधु का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर मधु कहीं से कहीं तक भी उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी। पर मानस अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए वह ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था, क्योंकि जब भी वो इस बारे में बात करती तो हमेशा मानस के साथ उसका झगड़ा ही होता था। खैर, शादी के 1 साल बाद ही मानस ने लोन पर यह फ्लैट खरीदा था और इसी खुशी में उसने छोटी सी दावत रखी थी, जिसमें सिर्फ खास लोगों को न्योता दिया गया था। भारती मधु को बुलाने के पक्ष में नहीं थी, पर मानस के आगे उसकी चली नहीं। जब उसके मायके वाले घर पर आए तो उसकी मम्मी ने उसका उदास चेहरा देखकर उसका कारण पूछा। तब भारती ने कहा, मम्मी, मुझे ये मानस की फटीचर बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, पर मानस है कि इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता।
तब उसकी मम्मी ने उसे ये तरीका बताया था। भारती की आदत थी कि वो चेन ड्रेसिंग टेबल पर रखती थी। उस चेन को तो भारती ने उठाकर अलमारी में रख दिया और फिर चोरी का नाटक शुरू किया। खैर, उस बात को अभी साल भर बीत गया, पर मधु दोबारा इस घर में कभी नहीं आई। मानस अपनी बहन से उसके घर ही जाकर कभी कभार मिल लेता था। इधर भारती को बड़ा सुकून था। वह कभी भी उस सोने की चेन को मानस के सामने निकाल कर नहीं पहनती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। उस दिन उसने वही सोने की चेन पहन कर रखी थी। अभी वो शॉपिंग करके शॉपिंग बैग हाथ में लिए रोड साइड से जा ही रही थी कि बाइक पर सवार दो लड़के आए और उसके गले से चेन तोड़ कर ले गए। वो और उसकी मम्मी चीखते चिल्लाते ही रह गए। चेन काफ़ी भारी और महंगी थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग पुलिस कंप्लेंट करवाएं, पर दोनों माँ बेटी को पता था कि अगर पुलिस कंप्लेंट कराएंगी तो घर में सबको सब कुछ पता चल जाएगा, और घर में सबको पता चलेगा तो यह बात भी पता चल जाएगी कि चेन 1 साल पहले चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मधु का मायका रोकने के लिए यह नाटक किया गया था। आखिर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। आखिर उस नाटक में दोनों ही तो मिली हुई थी। तब भारती ने कहा, मम्मी, ज़रूर मेरी ननंद की बद्दुआ लगी है मुझे कि मेरी सोने की चेन सचमुच चोरी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखना अब हमारी क्या हालत हो गई। हम किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो हमारी ही पोल पट्टी सामने आ जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह पाएंगे, और हम कंप्लेंट भी नहीं करेंगे तो चेन से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। पर क्या पता पुलिस ढूंढ कर दे ही दे। भारती ने कहा, बेटा तू छोड़ ही दे उस चेन को और चल यहाँ से। ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहने दे, नहीं तो तेरे साथ साथ मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। आखिर दोनों अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली गईं। उन लोगों ने घर में किसी से कुछ नहीं कहा, पर सोने की चेन चोरी हो जाने का दोनों को बड़ा दुख था, पर दोनों ही मन महसूस कर रह गईं। भारती चुपचाप अपने घर आ गई और उसकी माँ अपने घर चली गईं। उधर मानस अभी तक भूल नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी भारती ने उसकी दीदी मधु का कितना अपमान किया है, जिसकी वजह से आज मानस इस काबिल है। लेकिन मधु ने मानस को समझा रखा था कि इस तरह से रिश्तों में दूरियां पैदा नहीं किए जाते। पति पत्नी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, भाई बहन से कहीं ज़्यादा। अगर भारती को पसंद नहीं तो तू मुझसे दूर रह। मानस मजबूर था और चाहकर भी अपनी दीदी मधु का साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इतने दिनों में वह खुद उससे बहुत दूर होती जा रही थी, ताकि मानस और भारती के रिश्तों में दुराव न आए। मानस यही सब कुछ सोच रहा था। इधर भारती घर आ चुकी थी और चेन चोरी हो जाने वाली बात उसने मानस से नहीं बताई थी। आखिर क्या बताते उसे। उसने पहले ही यह हल्ला कर रखा था कि मधु ने उस चेन को चुरा लिया है कि तभी घर की कॉल बेल बजी और दरवाज़ा खोलने पर एक युवक सामने खड़ा था। उसने भारती के हाथों में उसकी चेन देते हुए बोला, बहन जी, यह लीजिए आपकी सोने की चेन, जो आपके गले से छीनकर वह दोनों चोर भाग रहे थे। मैं भी उस वक्त अपने बाइक पर सड़क के दूसरे साइड खड़ा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उसका पीछा कर लिया, और मुझे पीछा करते देख उन्होंने चेन ज़मीन पर फेंक दी। शायद उन्हें लगा कि अगर वह पकड़े गए तो उनकी पिटाई हो जाएगी, और मैंने यह चेन उठा ली। लेकिन तब तक आप ऑटो में बैठकर निकल गई थी। मैं ऑटो का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ, कहकर उस युवक ने चेन भारती के हाथों में रख दी, जिसे भारती और मानस हैरानी से देख रहे थे। मानस को पहचानते देर नहीं लगी कि यह वही चेन है जिसकी चोरी का इल्ज़ाम भारती ने उसकी मधु दीदी पर लगाया था। मानस ने उस व्यक्ति का शुक्रिया कहा और फिर उसने भारती की तरफ रुख किया। भारती नज़रें नहीं उठा पा रही थी। आखिर क्या बोलती वह, लेकिन मानस ने आज बहुत कुछ सोच लिया था। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। भारती को लगा कि शायद मानस कोई फालतू का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाह रहा, और उसने राहत की सांस ली। अगले दिन भारती को मानस ने तलाक के कागज़ दिए और बोला, भारती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। जिस बहन ने मुझे इस काबिल बनाया, उस बहन को नीचा गिराने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक यह रिश्ता मैं मधु दीदी की जिद पर ही निभा रहा था, पर अब और नहीं। कल जो कुछ भी हुआ तो अब मधु दीदी चाहे जितनी भी जिद कर ले, मैं यह रिश्ता नहीं निभा सकता। नहीं तो धीरे धीरे तुम मेरी ज़िंदगी में इतना जहर घोल दोगी कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे, तुम्हें जिस ननंद के पैर धोकर पीने चाहिए, जिसकी वजह से तुम या ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो, तुमने उसे ही मेरी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहा, और इसके लिए तुमने इतनी नीच और घटिया हरकत की।
अब मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप इन तलाक के पेपर पर साइन करो, अपना कंपनसेशन लो और निकलो मेरे घर से। कानूनन तुम्हारा जो भी हक बनता है मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता, कहकर मानस घर से निकल गया। भारती को मानस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताई। सुनकर उसकी मम्मी हैरान हो गई और बोली, मानस की इतनी हिम्मत कि वह अपनी बहन के लिए तुझे छोड़ने की बात कर रहा है। रुक, मैं उसे बताती हूँ। और भारती की मम्मी ने मधु को फ़ोन करके बोला कि तेरे भाई को डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के इल्ज़ाम में जेल ना भिजवाया तो मेरा नाम बदल देना। पुलिस के इतने डंडे पड़ेंगे कि तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। समझा दे अपने भाई को, तेरे चक्कर में मेरी बेटी को तलाक देने की बात कर रहा है। सुनकर मधु हैरान हो गई और उसने तुरंत मानस को फ़ोन करके सारी बातें बताई। तब उसे पता चला कि मानस भारती को तलाक देने जा रहा है, क्योंकि चेन की चोरी वाली बात खुल गई है और यह भी पता चल गया है कि चेन चोरी हुई ही नहीं थी। उसने मानस को समझाया और बोला कि भारती के साथ समझौता कर ले, वरना वह तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। भूल जा मुझे, वैसे भी अब तेरा परिवार है, उसमें तू खुश रह। भारती की माँ ने मुझे धमकी दी है। मानस को समझ में आ चुका था कि यह लोग कितने नीच हैं और वह सीधा भारती की मम्मी के पास पहुंच गया और भारती को भी वहीं बुला लिया था। अब मानस ने बोला, तो आप सब मुझे घरेलू हिंसा और दहेज के इल्ज़ाम में जेल भेजना चाहते हैं। चलिए, आज मैं एक बात बोलता हूँ। मुझे पता है इस तरह के केस होते हैं, पर कुछ आधे से अधिक केस नकली होते हैं, लेकिन पुरुष कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सारे कानून औरतों के फेवर में बने हैं। तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलता हूँ, मैं पूरी तरह से बर्बाद होने को तैयार हूँ। मैं सड़क पर आने को तैयार हूँ, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आप लोगों को जो करना है कर लो। अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी बेटी के साथ मैं रिश्ता निभाऊं। पुलिस को फ़ोन करो और मेरे खिलाफ़ जो शिकायत करनी है कर लो। अब इस भारती को पसंद किया है तो इतना बड़ा पाप किया है तो उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी ही है ना, तो मैं उसे भुगत लूँगा, लेकिन इसे कभी नहीं अपनाऊँगा। भारती को समझ में आ चुका था कि उसका घर अब पूरी तरह से टूट चुका है और रही कहीं कसर उसकी माँ ने पूरी कर दी है। और वह अपना घर कभी नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह सच में मानस से बहुत प्यार करती थी। मधु से इतनी नफरत भी वह अपनी माँ की वजह से ही करती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे हर वक्त उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। और आज उसकी माँ ने बात इतनी बढ़ा दी थी कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी। भारती मानस से बोलने लगी, नहीं मानस, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर कोई केस मुकदमा करना चाहती हूँ। प्लीज़ मानस, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं वादा करती हूँ मैं वह सारी गलतियाँ सुधार लूँगी। बस मुझे एक मौका दे दो, तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन मानस ने भारती की कुछ नहीं सुनी और चुपचाप वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए वह इन माँ बेटी को सबक सिखा कर रहेगा। थोड़ी देर के बाद मानस के पास मधु का फ़ोन आ रहा था और मानस ने फ़ोन उठाया तो मधु ने उससे बोला, भाई तू जहाँ कहीं भी है जल्दी मेरे पास आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मानस को लगा कि शायद भारती और उसकी माँ ने फिर कोई नया कारनामा कर दिया है और वह तुरंत मधु के पास पहुँच गया। वहाँ पर भारती को देखकर वह आग बबूला हो गया, लेकिन मधु ने उसे शांत किया। भारती ने बोला, मानस, मैंने मधु दीदी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग ली है और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया है। अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आज मधु दीदी ने मुझे माफ़ करने के बाद तुम्हारी और खुद के संघर्ष की सारी कहानी सुनाई है कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके तुम्हें इस काबिल बनाया है। सच में आज मेरी आंखें खुल गईं। पता नहीं क्यों मैं मधु दीदी को समझ ही नहीं पाई और उन्हें अपना ही नहीं पा रही थी, पर यह गलती अब कभी नहीं होगी। प्लीज़ अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मधु ने मानस से कहा, मानस, मेरे कहने पर एक मौका और दे दे भारती को, मुझे यकीन है कि वह सुधर गई है। मानस अपनी मधु दीदी के कहने पर भारती को एक मौका और देने को तैयार हो गया और भारती ने वादा किया कि वह मानस के दिए इस मौके को बर्बाद नहीं होने देगी, बल्कि सारे रिश्तों को संवार कर रखेगी। और भारती ने ऐसा कर दिखाया, क्योंकि उसे अपना घर नहीं तोड़ना था। अब सही मायने में भारती और मानस का घर संसार बस गया था, जिसमें उसकी ननंद का परिवार भी शामिल था।
और भारती ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि वह उसके परिवार के मामले में हस्तक्षेप ना किया करे।